सबसे पहले चाहे आप अनुज सर को पकड़ोगे या आप साकेत सर को पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जरूरत होगी एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड बनने की यही उम्र है जो अभी आप लोगों की है। ये बाद में फिर बनती नहीं है, बाद में फिर वो लोग उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं परंतु बनती नहीं है। इसलिए मैं अपने खासकर बच्चों से कहना चाहूंगा कि अभी आपके लिए बड़ा ही गोल्डन टाइम है। थोड़ा कॉन्शसनेस आपको आ जाए, और ये लोग जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं ये आपके कॉन्शसनेस के लिए है। और मैं इन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि खास के स्टूडेंट्स बच्चों को जुटाइए। वी नीड द पैराडाइम शिफ्टिंग इन इंडिया। हमें सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना है, हमें पढ़ाई का पूरा तरीका बदलना है। मतलब एक एक बच्चे को थिंकिंग क्रिएचर बनाना है, ऐसा हम लोग मोटो लेकर चले तो फिर हमारी शिक्षा पद्धति बिल्कुल सुधर जाएगी। सबसे पहले मैं यह भी जानना चाहूंगा, एक और भी सूचना चाहूंगा कि इसमें शिक्षक लोग भी होंगे, केवल स्टूडेंट्स नहीं, शिक्षक भी हैं तो, और गार्जियन भी है। तो मैं उनसे एक दो अनुभव बांटना चाहूंगा अभी हमें क्या समस्या आ रही है। बाकी तो हमारे जो अभी आपको बताए, जो आपके अनुसार आएंगे तो आपको आईआईटी के बारे में एक्सपीरियंस देंगे। मैं तो आपको सिविल सर्विसेज और पीसीएस के बारे में अपना अनुभव बांटूंगा। मैंने जो अनुभव किया है, अभी जो मुझे समस्या आती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, कि जो स्टूडेंट्स यहां से जाते हैं और कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो घर से मिट्टी लेकर और मां से दही और मिठाई खाकर चलते हैं कि मैं क्वालिफाई करके आऊं। वो दही मिठाई खा लेती है, माताजी खिला देती है, पिताजी पैसे दे देते हैं, और अब वो हमारे पास आते हैं मानो हमारे पास कोई जादुई छड़ी हो और हम 3 बार घुमाएंगे वो आईएएस बन जाएंगे। और जब मैं उनको टटोलता हूं तो पता चलता है कि बेसिक रीडिंग और राइटिंग आती ही नहीं। मैं सर पकड़ लेता हूं कि मैं इनको कैसे भवसागर पार करवा पाऊंगा। अगर नहीं करवाता हूं तो बदनामी होगी, फीस ली और क्वालिफाई नहीं करवाया। और क्वालिफाई किसको करवाऊं? मिट्टी हो तो मूर्ति बनेगी, मिट्टी ही नहीं हो तो कैसे होगा। ये जो आप देखते हैं, इंडिया के 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एपियर होते हैं, 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। लेकिन ये गांव में जो प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, इन्हीं प्रतिभाओं से निकलकर बनते हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्हीं प्रतिभाओं से, आप में से। और ये मेरा अपना अनुभव है, जब 92 में पहली बार हिंदी माध्यम का स्टूडेंट, एक पटना का मिस्टर प्रमोद कुमार, जब क्वालिफाई हुआ था तो प्रतियोगिता दर्पण वाले जो मैगजीन वाले, वो अपना अनुभव हमें बताया कि मुझे जब इंटरव्यू उनसे लेना था तो मैं डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि फेक इंटरव्यू निकले। 92 में केवल एक 28th पोजीशन पर हिंदी माध्यम का स्टूडेंट आया था, और 2002 में मेरा ही 5th और 10th रैंक पर हिंदी माध्यम का आ गया। एक अजय कुमार मिश्रा जो यही सीनियर आईपीएस होंगे यूपी कैडर में, और एक लोकेश कुमार सिंह बिहार कैडर में आईएएस। उन्होंने, अजय कुमार मिश्रा ने आईपीएस ऑप्ट किया ऑल इंडिया 5th रैंक के बावजूद भी, क्योंकि उनका फैसिनेशन आईपीएस से था। और उसी वर्ष 8वें रैंक पर हिंदी माध्यम का, वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, फिलोसफी का कोई स्टूडेंट था, वो कमल किशोर करके नाम था। तो 2002 के में 3 रैंक में आए और तीनों ग्रामीण परिवेश से थे। 5th रैंक, 8th रैंक और 10th रैंक। अनबिलीवेबल। मैं आपको बताता हूं, आप ही में से थे, और मैं आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते देखा। लेकिन मैं सही मायने में अभिभावकों को और शिक्षकों के लिए को मैं अपील करूंगा, क्योंकि बच्चे अभी समझ नहीं पाएंगे इस बात को। इनके लिए तो बहुत अभी खेलने की उम्र है, अभी बहुत छोटे हैं कि मैं उनको अपना अनुभव बांट सकूं, अभी उसके लिए थोड़ा सा उम्र इनकी कम है। लेकिन मैं मुख्य रूप से टीचर्स को और गार्जियंस को अपील करूंगा कि बेसिक रीडिंग और राइटिंग सिखाइए। आप बेसिक रीडिंग और राइटिंग सीख लेंगे तो कोई भी एग्जाम से हम क्वालिफाई कर जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। और उसके लिए जानते क्या होता है, बाद में मैंने महसूस किया, मैंने खुद कहा कि मैंने क्लास 10 तक खुद ही खेलने कूदने में विश्वास करता था। जैसे ही हमें जब वहां कोई भी चीज लिखना होता है तो 200 वर्ड्स में लिखना होता है, 1000 वर्ड्स और 1500 वर्ड्स में नहीं लिखना होता है। तब पता चलता है जो गुरु जी जो छड़ी मार मार के प्रेसी राइटिंग सिखाते थे स्कूल में, उसको हमने नेग्लेक्ट किया। परिणाम हुआ कि अब प्रेसाइज राइटिंग नहीं कर पा रहे।
कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड टेस्ट का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों को पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है, हम नहीं पढ़ते हैं और वहीं पर जाके बच्चे फिर कोचिंग करते हैं और उस उम्र में फिर दोबारा कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, दोबारा प्रेसी राइटिंग सीखते हैं, दोबारा एसे राइटिंग सीखते हैं और ये सारे कुछ हमारे स्कूल कॉलेज में कराए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब यहाँ पढ़ाई करते हैं तो हम लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ते हैं, सूचना आधारित। पढ़ाई का मतलब क्या है? डेटा, आंकड़ा। पता नहीं सोशल साइंस इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए तो कोई होता है, आप समझ सकते हो, कोई जब निर्धन आदमी जब अमीर होता है या अमीर होने के कगार पर होता है या कोई, तो सबसे पहले वो खाने पर बल देता है कि हमें भोजन मिलेगा तभी कुछ बात हो पाएगी। उसी प्रकार से जब हम लोग आजाद हुए तो सबसे पहला ये माना गया कि इंडिया पिछड़ा हुआ है, साइंस टेक में हमें जो कुछ करना है हम कर सकते हैं। तो उन्होंने साइंस और टेक पर बल दिया। तो कम से कम इतना किया कि आईआईटी जैसी संस्था इंडिया में बना दी, जिसने इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया, आईआईटी जैसी संस्था। लेकिन पता नहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री हुए, सोशल साइंस पढ़ने की इंडिया में कल्चर ही डेवलप नहीं हुई और हमारा सोशल साइंस पढ़ने का तरीका ही गलत है। सोशल साइंस को आपको धीरे धीरे उसको आंकड़े से लाना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग पर। स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इस तरह की पढ़ाई डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को पैसेज पढ़ा के पूछना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल आइडिया बताओ, इसमें क्या क्या मूल बिंदु है वो बताओ, आप हमें समझाओ कि इसमें क्या मूल बिंदु है। बच्चे क्या करते हैं, उसमें आंकड़े पढ़ लेते हैं, इतनी ईस्वी में पानीपत का बैटल हुआ, इतनी ईस्वी में ये हुआ। आप उनसे ये पढ़वाइए कि चलिए भाई, जब भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ तो क्या चेंज आए। वो चेंज नहीं समझते, वो समझते हैं पानीपत का बैटल कब कितने ईस्वी में हुआ, वही उनके लिए पढ़ाई। सोशल अगर इश्यूज पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं को कब अधिकार मिला, महिलाओं के लिए जैसे हिंदू कोड बिल कब आया, उसके डेटा को ही आंकड़ा बनाते हैं। लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन आया आजादी के बाद, महिलाओं को पहली बार राइट मिला। इससे हमारा सोशल चेंज क्या हुआ, कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, जिसको आप कहते हो बेसिक एप्टीट्यूड हमारा डेवलप नहीं कर पाता है। सोशल साइंस में तो बिल्कुल बेसिक एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए मैं इस मंच से, अभी फिलहाल बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको आईएएस और पीसीएस की चीज और सिलेबस बताना बेकार है, अभी उनकी उम्र उस लायक नहीं हुई है। मैं केवल गार्जियन को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उसको उसका विषय पढ़वाइए, टीचर उनको लिखना और पढ़ना यहां से सिखाए, यही बच्चे आगे जाएंगे, चाहे वो प्रोफेसर बने या आईएएस बने, बीपीएस में किसी पीसीएस अधिकारी बने। लेकिन उनका उपयोग तभी होगा उनके ज्ञान का जब वो स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और यह दायित्व मुझे लगता है कि शिक्षक का, अभिभावक तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद उस टेक्निकलिटीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो टीचर्स हैं वो टेक्निकलिटीज को जरूर समझेंगे और उनको उसी मुताबिक उसको चेंज करने का और कोशिश करें। क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं होगी आगे शिक्षा डेवलप नहीं करेगी। और शिक्षा में हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए सिर्फ ऐसा कि हम आंकड़ों को पढ़ें, तथ्यों को पढ़ें, घटनाओं को पढ़ें, बल्कि हम परिवर्तन को पढ़ें, हम बदलाव को जानें। हम जाने कि अच्छा इंडिया, जैसे मैं अभी आ रहा था, अभी मुझे आज ही मैं दिल्ली से चला, तो मैं एक बुक पढ़ता हुआ आ रहा था। एक अच्छा जेएनयू के प्रोफेसर हैं, एक इंडियन सोशल, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, बड़े सोशियोलॉजिस्ट, उनका सुरेंद्र एस जोध का नाम है, लाइफ्स इन 20th सेंचुरी विलेज सोसाइटी। उसमें मैंने देखा कि कितना बढ़िया से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब आजादी मिली तब से लेकर इंडिया का जो विलेज है, वो इंडिया के विलेज में क्या बदलाव आया। आप देखो, अधिकांश आज आईएएस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं जो 1990s में पैदा हुए या 2000 ईस्वी में पैदा हुए या 1990 में। लेकिन आपको पता है कि 1990 के दशक में जो बच्चे पैदा हुए, और वो 1990 का दशक हमारे लिए कितना बड़ा बदलाव का दशक है। 1990 के दशक में 3M आया, मंदिर, मंडल और मार्केट। और जो इंडिया को 1990 के दशक के बाद देखा, और जो 1900 हमें इंडिया याद है 1970 के दशक से, तो हमारे लिए तो बड़ा, हम जो ये बदलाव देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो 1970 के दशक में जो गांव का पंचायत देखा होगा, कम्युनिटी लाइफ देखा होगा। एक समय गांव में था कि लोटे का पात्र कॉमन होता था, कोई लोटा उठा के उसका दूसरा जाके पानी पीने लगता था। गांव में कुएं में बाल्टी डालते थे, कॉमन होती थी, पानी कोई खींचता था, कोई पानी दूसरा ले जाता था। अब आज गांव में खोजिए, बिरादर कहां गया?
बिरादर आपको गांव में अब दिख रहा है मोबाइल फोन। पहले हम लोगों को याद है महाभारत और रामायण की जो कहानी थी, हम लोगों ने नानी और दादा से सुना था। पता नहीं आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा। आज के बच्चे सीरियल में देख पाते हैं तो देख पाते हैं, नहीं तो पूछते हैं कुंती कौन थी, द्रौपदी कौन थी। और हम लोगों ने ये कहानी कहां सुनी हुई थी? दादा और नानी से सुनी हुई थी। क्यों? हम लोग का कम्युनिकेशन होता था। सुबह सुबह नानी कहानी सुनाती थी, क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी से, उस कम्युनिटी लाइफ को जिए हुए, जो सोसाइटी में थे। तो अमुक चाचा हैं, प्रणाम करते थे, सुबह मुलाकात हुई। अब मैं जब इतने दिनों के बाद गांव गया तो पता चला कि ना गांव है, वो चाचा दादा तो गुजर चुके हैं, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पहचान भी नहीं रहा है। सड़कों से गुजर रहा हूं, अपरिचित निगाह से देख रहे हैं, तो लगा कि अब अपना ही गांव बेगाना हो गया। अब पता नहीं आप लोग के गांव में ऐसी फीलिंग होती होगी कि नहीं, वो कम्युनिटी और बिरादरी नहीं रहती। ये बदलाव कहां से आया? ये बदलाव आया सूचना प्रौद्योगिकी से। 1990 में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन आया, वो घर घर मोबाइल फोन आ गया। बहुत सस्ते इंडिया टेलीफोन का, वो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करने लगा। स्मार्टफोन पर आप देखते हो, जैसे दादाजी भी अब फेसबुक पर मिलते हैं, और कई बार तो पोते थोड़ा लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी ऐसे फोटो लाइक कर देते हैं कि पोते उम्मीद नहीं करते हैं कि दादाजी इसको लाइक कर देंगे। लेकिन एक ही दोनों फेसबुक पर पार्टनर है, इसलिए दादाजी किस फोटो को लाइक करते हो पोते को भी पता चल जाता है। तो मतलब यह है कि दादाजी की मजबूरी है कि वो कहां जाएं, फेसबुक पर चले गए, पोते भी फेसबुक पर चले गए। इतना बड़ा बदलाव 1990 के दशक में आया। मुझे याद है जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो पहली बार इंडिया में एक रेवोल्यूशन आया, और फिर उसी समय अयोध्या का मामला आ गया। उसी समय 1991 में ये नरसिम्हा राव की सरकार ने मार्केट खोल दिया। मार्केट खोल दिया तो आर्थिक उदारीकरण का दौर आ गया, और 1991 में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ इंटरनेट का, और 95 के बाद धीरे धीरे फंक्शनिंग होना शुरू हुआ। 2000 में इंटरनेट का इंपैक्ट पड़ने लगा, 2000 ईस्वी में मंडलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ने लगा, 2000 के बाद आपको मंदिर का इंपैक्ट पड़ने लगा, और धीरे धीरे राइटिस्ट नेशनलिज्म इंडिया में ग्रोथ करने लगा। सब कुछ बदल गया। अब जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो लगता है दुनिया कितनी बदल गई। यह बदलाव सोशल साइंस है। सोशल साइंस घटना नहीं है, सोशल साइंस ईस्वी नहीं, ये बदलाव को पकड़ना सोशल साइंस है। और सही शिक्षक वो है जो बदलाव बच्चों को सिखाए। तुम्हारा समाज कैसे बदला, तुम्हारा देश कैसे बदला, दुनिया कैसे बदली। अब बताइए कितने लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या थी दुनिया? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया बनी जो 1990 तक चली, शीत युद्ध। 1990 में सूचना प्रौद्योगिकी आई, उधर क्या हुआ? सोवियत रसिया का विघटन हो गया, समाजवादी देशों में परिवर्तन आ गया। उधर दुनिया बदल रही थी, इधर भारत बदल रहा। क्या कोई हमें बताएगा कि 1990 के दशक में जो दुनिया बदली और 1990 के दशक में भारत बदला, इन दोनों बदलावों में कोई संबंध है? संबंध है। सोवियत रूस हमारा पार्टनर चला गया, जिस पर हम डिपेंड करते थे, और हमने आर्थिक उदारीकरण खोला, हमारा मार्केट बढ़ा हुआ। तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश, पश्चिमी देश हमारे करीब आ गए। सोवियत रूस का विघटन हुआ, रूसी गणतंत्र हमसे दूर होता चला गया। हम परमाणु सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर थे। अब हमें लगा कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो 98 में अब आप जानते ही हो कि उसके बाद धीरे धीरे जब बदलाव आना शुरू हुआ तो अंत में हमने क्या किया? परमाणु परीक्षण। और परमाणु परीक्षण आप जानते हो, पोखरण 2 का विस्फोट किया और अपने आप को परमाणु शक्ति बनाया। उसके पीछे भी दुनिया में होने वाले बदलाव का परिणाम था, और वहां से जो बदलाव हम देखते हुए आ रहे हैं। आज देखिए, आज इतना आप लोग भी न्यूज पर, चूंकि तो जानते हैं कि हम तो अपने गांव में देखते हैं कि लोग बीबीसी लंदन न्यूज सुनते हैं और अपने फेसबुक पर देखते हैं। तो अभी आप लोग पैलेस्टाइन और इजराइल कन्फ्लिक्ट, हमास और इजराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में जानते होंगे। अब यही शिक्षक को, एक सही शिक्षक उसको ये बताएगा कि ये समस्या की शुरुआत कहां से हुई, और वहां से लेके आज हम आए तो कहां से चलकर यहां तक। तो मैं सारे शिक्षकों को, मैं बच्चों को क्या अपील करूं, तो अभी अबोध हैं, वो तो नहीं समझ पाएंगे। इन शिक्षकों से अपील करूंगा कि अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इन बदलाव को सिखा दीजिए, इस बदलाव को समझा दीजिए। वो आईएएस भी बन सकता है, पीसीएस भी बन सकता है, आईआईटीएन भी बन सकता है, अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग पैदा करिए, उसको सोचने वाला प्राणी बनाइए, वो सोचे, इसको समझे और सही शिक्षा से उसकी मुलाकात करवाइए।
और इसके लिए मुझे लगता है कि हर स्टेज पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बस मैं यही कहूंगा, मैंने सिविल सर्विसेज में बस इतना ही किया कि बच्चों को आंकड़ों से सोचने वाला प्राणी बनाने का प्रयास किया। जावेद इसका साक्षी है जो आपके सामने बैठा हुआ है। संयोग से मुझे बड़ी खुशी है, अभी जो आपने पहले हमारे अभी अभी मतलब ये पीसीएस में एक अच्छा पोजीशन में है और अपने बूते से एक कॉलेज खड़ा किया, अपने बूते से। मैंने इतनी मेहनती, और ये मुझे आज सौभाग्य ऐसा मिला कि आमने सामने हमारे ऑनलाइन का स्टूडेंट थे, हम नाम से जानते थे लेकिन पहली बार फेस रूबरू आज हुआ। मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी नाचीज नहीं हूं, कुछ हूं जो ऐसे दूर दराज की प्रतिभाओं को के लिए भी कुछ काम आ जाता। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, इस लंबी चर्चा की जितनी भी लंबी करूं कम है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना होता और कम्युनिकेटिव होता तो और भी मजा आता, क्योंकि मैं ये जान पाता कि आप क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि मेरा फील्ड थोड़ा अलग है, आईएएस आईपीएस का, और ये फील्ड में मैं आपको बताऊं कि यूपी से मेरा बहुत जुड़ाव रहा। क्योंकि वैसे तो मैं बिहार का हूं, लेकिन सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अगर मैंने दिए हैं तो यूपी को दिए, और सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट मेरा यूपी में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सर से, मैं आपके पास आता हूँ। कोई किसी को आईएएस पीसीएस से रिलेटेड कोई क्वेरी है बच्चों से? अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है, अगर कुछ आप जानना चाहें, तो माइक आपके पास है, आप सर से पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलो, बहुत खुशी हुई कम से कम। सर एक्चुअली मुझे यूपीएससी मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। इसलिए नहीं कि मैंने दूसरों को देखा है, मैंने अपने पापा के लिए वो फील किया है। बिकॉज माय फादर बिलोंग्स फ्रॉम अ नॉट वेरी रिच फैमिली, लेकिन उनका एक ड्रीम है यूपीएससी। और जब भी मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखती हूँ और आप जैसे लोगों को देखती हूँ, तो आई फील लाइक कि आई ऑल्सो डिजर्व दैट प्लेस। और मुझे वो अपनी फैमिली के लिए करना है। फैमिली के अलावा मैं जिस विलेज में रहती हूँ सर, वहाँ पे बहुत सारी अनअवेयरनेस है लोगों के बीच में। तो आई वांट टू डू फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय कंट्री। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँ। लाइक तैयारी तो हर व्यक्ति करता है, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, मेहनत सब नहीं करते हैं। कुछ बात होती है, अभी रिसेंटली मैंने 10th पास आउट कर, मैंने ये फील किया कि मेहनत तो मेरी सही थी, लेकिन मेरा डायरेक्शन नहीं सही था, मेरा गाइडेंस नहीं सही था। तो सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कैसे? देखो बेटे, सबसे पहली बात, जिस कक्षा में तुम पढ़ रही हो, ये बहुत सबसे तो इतने आपने इस तरह से हमसे कम्युनिकेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं जब खुद क्लास 8th 9th में था, तो एक बार मुझे स्टेज पर स्पीच देना था, तो मुझे 2 दिन पहले फीवर इसलिए हो गया क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। तो आज मैं स्टेज पर बात कर रहा हूं, तो ये फोबिया दूर करने में मुझे बड़ा वक्त लगा था, लेकिन तुमने जिस तरह से इस सभा में कम्युनिकेट किया, दैट इज क्वाइट प्रेजवर्दी। पहले तो वही चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो क्वेरी है बहुत वैलिड है कि आप इतनी दूर पर हो। अभी फिलहाल आप इतना करो कि क्लास 12th तक, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करो। और आपका सब्जेक्ट क्या है? पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, ठीक। तो आपका आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या सोच रहे हो आप? सर आगे ग्रेजुएशन के साथ मुझे सीएससी की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएशन साइंस से करनी है, ह्यूमैनिटीज से करनी है, ये आपने डिसाइड किया है? सर अभी तो नहीं, बस यही सब आप लोगों से जानना है कि किस नहीं, देखिए, सब्जेक्ट तो जो आपको अच्छा लगता है, लोग साइंस से भी देते हैं, सोशल साइंस से भी देते हैं, आपके पास दोनों चॉइस क्लियर है। लेकिन जो साइंस वाले में ये है, फिजिक्स और मैथ वाला, एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा, जो आईआईटी वाले बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनसे कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। तो आपको या तो उसके लिए पहले कोशिश करके उसको पहले क्वालिफाई करके दोबारा इसमें आना पड़ेगा, तब आप अपने पेपर के साथ उतर सकते हो। अगर आप चाहोगे कॉलेज एजुकेशन से फिजिक्स मैथ से करना, तो मुश्किल इसलिए होगी कि कॉलेज एजुकेशन में इतना पुख्ता कोई कॉलेज नहीं है। आईआईटी ही आपको उस लायक बना सकता है, कॉलेज नहीं बना सकता जो फिजिक्स मैथ को आप आईएएस को ऑप्शनल में रख सको। तब आपके पास विकल्प होगा सोशल साइंस का। जो आपने साइंस पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड बनने के यही समय है। जैसे सीसेट का पेपर होता है, उसमें आपको पूरा एक काम आएगा। प्लस आप जब वहां एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, तो सभी साइंस वाले जो लोग होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ प्रैक्टिसिज्म आ जाता है। हम वैसे भी, मेरी भी बेटी है, तो मैंने उसको भी आईएएस की ही फील्ड में लाना था,
तो मैंने उसको पहले क्लास 12 तक करवाया, साइंस और मैथमेटिक्स भी करवाया, क्योंकि मैथमेटिक्स भी करने से थोड़ी सी आप कह सकते हो कि मेंटल एक्टिविटी थोड़ा फास्टेन होता है, वो थोड़ा सा एप्टीट्यूड के लिए बढ़िया होता है। उसके बाद आप सोशल साइंस में आ सकते हो, और सोशल साइंस में मनचाहा कोई विषय आपको जो अच्छा लगे उसको कर लो। लेकिन सोशल साइंस पढ़ने की विधि आपकी यूनिवर्सिटी में सिखाते नहीं। उसको मैंने जो आपको बताया ना, ये बेसिकली हम एक मुहिम चलाने वाले हैं टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, जिसमें मैं इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई कराने वाला हूं। तो अभी तो उन्होंने, सिद्दीकी जी ने आपको कहा ही है कि अभी कहाँ थे वो, सिद्दीकी जी हैं क्या, अवेलेबल हैं, कहाँ चले गए? अच्छा, ओ, तो आप वहाँ, ठीक है। तो सामने जो खड़े हैं तो आप तो देख ही रहे हैं, वो तो आपके बहुत निकट ही होंगे। तो इनका जैसे कहना है कि इन लोगों का जो क्लब है एक बहुत अच्छा काम करता है कि कम्युनिकेशन भी करवाता है। तो जब आपका वक्त आएगा तो आप इन्हीं से कांटेक्ट करना, आपको उसका हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि हम यही सिर्फ चाहते हैं कि सोशल साइंस में स्कूल और कॉलेज में जा जाकर टीचर से भी कैंपेनिंग करके हम किसी तरह सोशल साइंस को इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर लाएं। ये हम मिशन चलाने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि सोशल साइंस गलत पढ़ाया जा रहा है, तरीका ये है ही नहीं। बच्चों के दिमाग में फैक्ट्स बढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, फिर इंसानी दिमाग क्यों रहेगा? और इंसानी दिमाग को अभी एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हम चैलेंज करते हैं एआई हमको रिप्लेस करे 20 वर्ष में। हम लोग कहते हैं एआई से बेरोजगारी आ जाएगी, एआई हमारे जैसे सोच के दिखा दे, हम कभी नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम थिंकिंग क्रिएचर है। एआई डेटा इनपुट करेगा, या 5 डेटा लेके तब वो फीड करके उसी के आधार पर कंक्लूजन निकालेगा। ह्यूमन माइंड से ज्यादा कैपेबल नहीं होता है वो। तो मैं आपको बताना चाहता कि वो आपका हो जाएगा। आज मैंने आपको नोटिस किया, आप में एक फायर है, इसको फायर को आप जलाए हुए रखो, और सिद्दीकी जी से आप कांटेक्ट कर लेना, हम आपको हेल्प कर देंगे। थैंक यू सर। और अगर आप, हाँ, इस देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर ऐसी आग है, जरूरत है उसको सही दिशा देने की। तो मौर बंदूक क्लब कहीं ना कहीं इस दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा है। सर, एक क्वेश्चन इधर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर, जैसा कि आपने कहा ये ग्रामीण परिवेश का प्रोग्राम है, हाँ हाँ, क्योंकि शहरों में जो एजुकेशन में जो मीडियम है इंग्लिश, और यहाँ की जो इंग्लिश मीडियम है, जिस बच्चे जिस मीडियम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है। वहाँ की मान सकते हैं ज़्यादा स्टैंडर्ड है यहाँ की। तो सिविल सर्विसेज में मेरा ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मीडियम से रिलेटेड जो सक्सेस रेशियो है, क्या इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, या ज़्यादा प्रभावित लेखन होता है, ज़्यादा सिलेक्शन होता है, ये मिथ है या रियलिटी? यही मेरा बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप लोगों को आवाज पहुंच रही है पुख्ता? उसमें कोई प्रॉब्लम तो आवाज में आवाज पहुंच रही है सर, हाँ आवाज में। हाँ, देखिए एक्चुअली है क्या कि जिसको हम कहते हैं कि मीडियम का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत तो मीडियम का प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अपने यहाँ जो मॉक लेता हूँ बच्चों का, तो कुछ सीनियर मोस्ट आईएएस को बुलाता हूँ जो रिटायर्ड होते हैं, और उनको मॉक इंटरव्यू में बैठाता हूँ। तो मैं चेयर खुद करता हूँ, इसलिए कि उनमें से किसी को अगर मैं चेयर दे दूंगा तो वो हिंदी मीडियम वाले को हो सकता है इंटरव्यू में थोड़ा सा कम मार्क्स दे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आईएएस होने का मतलब अंग्रेजियत है, जो रिटायर्ड वाले हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी वाले आए हैं उनको यह ख्यालात नहीं है, इनका ख्यालात बदल चुका है। यूपीएससी का रिटायर्ड चेयरमैन आपके यूपी के ही थे, बलिया के हाशमी साहब नाम था, नाम है ही, वो रिटायर्ड हो गए। तो उसके बाद एक दिन बात एक बार हो रही थी, जो सवाल आपने किया वही सवाल मैंने उनसे किया, हाशमी साहब से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है, हिंदी मीडियम वाले को कम मार्क्स दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले को ज्यादा। तो काफी नाराज टाइप से हो गए कि मैं यूपी का खुद हूं, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूं, आप कैसे ये चार्ज लगा सकते हैं कि हम लोग बेईमानी करते हैं? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा ऐसा नहीं। मैं मानता हूं इंटरव्यू के स्तर पर थोड़ा बहुत है, लेकिन ओवरऑल नहीं है। जिसको हम मीडियम का डिवीजन कहते हैं वो सोशियोलॉजिकल डिवीजन हो जाता है। अब बचपन में आप याद करिए, हम लोगों के टाइम में बात थी, पता नहीं, मैं सोशल साइंस क्लास 10th के बाद शौकिया सोशल साइंस देने वाला अच्छे स्टूडेंट में मैं अकेला था, बाकी जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सब साइंस में गए। तो मेरी माँ को थोड़ा ह्यूमिलेशन समाज में झेलना पड़ता था कि इसका बेटा ने आर्ट्स लिया हुआ है, क्योंकि आर्ट्स लेने वाले बच्चे उसी को लोग समझते थे जो साइंस नहीं लेता है वो कमजोर होता है, नंबर 1। उसी तरह से अगर अंग्रेजी माध्यम है तो सबल है, अगर हिंदी माध्यम है तो कमजोर है, हमारे समाज में भावना होती है। तो जो थोड़ा अंग्रेजी जानते हो अंग्रेजी माध्यम में चले जाते हैं, चाहे उनको कितनी भी दिक्कत हो। मैं खुद इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ। 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे हैं
जिनको राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता है, फिर भी वो अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अंग्रेजी में जो एक एलिटनेस है, एक कुलीनता है, उस सम्मान से वो वंचित नहीं होना चाहते। जबकि मुझे मानना है कि हिंदी माध्यम, अगर आप हिंदी माध्यम में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी माध्यम में आप करिए, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा बचेगी। नहीं तो बहुत सारा आपकी शक्ति तो केवल माध्यम में ही चली जाएगी, चलना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहुंचना ही सेकेंडरी हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अगर आप में क्वालिटी है तो आप वो देखिए। अब इधर आप देखे होंगे पिछले 10 वर्षों से एक मिथ ये है कि इंजीनियरिंग वाले, आईआईटी वाले, साइंस वाले बच्चे ही आईएएस क्वालिफाई करते हैं ज्यादा, या रैंक होल्डर होते हैं, रैंक होल्डर, और सोशल साइंस वाले नहीं करते हैं। ऐसी बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, सोशल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन से आते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, हम अभी उस गुरुजी को धन्यवाद अर्पित करते हैं कि स्कूल में डंडे से पीट पीट के भी कम से कम पढ़ा देते थे बच्चों को 10th 12th तक। उसके बाद कॉलेज में बच्चे और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच का रिलेशनशिप टूट जाता है, क्लास सस्पेंड होना, कोर्स कंप्लीट ना होना, एक कॉमन चीजें हैं। तो कॉलेज में क्या होता है, बच्चों का दिमाग यूज में नहीं आता है, अनयूज रहता है सोशल साइंस वाले का। और जो साइंस वाले होते हैं वो सेमेस्टर फेल कर जाएंगे, थोड़ा भी वीक होंगे, तो उनको क्या होगा कि उनको मेहनत करनी, उनका दिमाग चालू हालत में होता है, मेहनती होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। और वही सोशल साइंस लेके पता चला वो हिस्ट्री लेके हिस्ट्री वाले से अच्छे मार्क्स ला। इसमें क्या कहेंगे आप? ये मीडियम का दोष नहीं, ये साइंस का दोष नहीं, ये किसका दोष है? ये हमारी पढ़ाई पद्धति का दोष है। इसलिए आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो प्लीज डू इन हिंदी। आप उसके लिए मीडियम की चिंता बिल्कुल ना करें। और किसी को? गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, बताएं। सर मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, इस बार मैं बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाऊंगा। ओके, तो मुझे सोशल स्टडीज में शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल स्टडी करना, खासतौर पर हिस्ट्री मेरा फेवरेट है। ओके ओके, गुड, पर वेरी गुड। जब बात मैथ्स की आती है तो जैसे एक कमांड होती है सब्जेक्ट एज स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट को सबसे कमांड मिलेंगे, पर मैं मैथ्स में खुद को मानता हूँ कि मेरी वो कमांड नहीं है जो मेरी सोशल स्टडीज पर है। तो नेक्स्ट ईयर ये है कि सब लोग पूछते हैं, मेरी दीदी, मेरी सिस्टर है, इनको भी जब 11th में जाना था स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, उन्होंने बहुत लोगों से बात करी क्या होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटीज लेना सही रहेगा? लोग कहते हैं कि अगर आप साइंस नहीं चूज कर रहे हैं तो आपके पास कैरियर लिमिट हो जाता है, सीमित हो जाता है, आपके पास कैरियर के ऑप्शन नहीं रहते। तो क्या ये बात सही है? और देखिए, ह्यूमैनिटीज लेना जरूरी है? ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप जैसे क्लास 10th कर रहे हो, 10th में तो आपको मैथ से करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। आपको सीसेट में जितना मैथ चाहिए वो क्लास 10th तक का मैथ काफी होता है। क्लास 10th का मैथ काफी होता है, उससे आपका माफी चाहिए। हाँ, किसी की गाड़ी है UP 32N65216, थोड़ा सा उसको हटा ले, रास्ते में थोड़ा दिक्कत कर रही है। और UP 62CR9799, जहां पर उसको पार्किंग में लगा दें प्लीज। जिसकी गाड़ी हो UP 62CR9799, दूसरी गाड़ी है UP 32NC5216, प्लीज। तो यह भी सिद्दीकी साहब जरा यह भी पता कर ले, गाड़ी का नंबर उनको याद है ना जिनको आप कह रहे हैं? क्योंकि मुझे याद नहीं रहता अपनी गाड़ी का नंबर, इसलिए कह रहा हूं। इससे अच्छा होगा कि गाड़ी का मॉडल बता दीजिए और कलर बता दीजिए, तो शायद वो पहचान जाए। हो सकता है नंबर में ना पहचान। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए पहुंच गए, बहुत अच्छा। और हाँ, तो मैं आपका सवाल कर रहा था, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्लास 10 तक का ही मैथ चाहिए। 12th तक का मैथ तो एडवांस स्टेज में आ जाता है, तो क्लास 10 तक कर लो। ऐसे मैथ का नुस्खा अभी आने वाले हैं, अनुज सर तो आपको बताएंगे, कुछ न कुछ फार्मूला आपको ऐसा बता देंगे, क्योंकि ऐसे टीचर्स के पास कुछ तुरुप का पत्ता होता है कि कुछ न कुछ फार्मूला बता देता है कि मैथ को कैसे एंजॉय किया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जीवन में मुझे 2 बात का बहुत कष्ट रहेगा। मैथ मेरा बहुत, मैं मैथ से डरता रहा। इसके लिए क्या कि मैथ का सही टीचर नहीं मिला मुझे। सही टीचर मिल जाता है तो सारा विषय आसान हो जाता है। क्या तो अगर आप और है तो बच्ची अंशिका तिवारी का कुछ क्वेश्चन है, देख ले। हाँ। बच्चे हैं, बहुत उम्मीदें। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड।
मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ, SRM मॉडल पब्लिक स्कूल। मुझे यूपीएससी करना है, तो मुझे आपसे पूछना है कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी फिलहाल प्रत्येक क्लास में ईमानदारी से आप सिलेबस कवर करिए और पढ़ना, लिखना और सोचना। आप जो पढ़िए, अब वो आपके गुरु का दायित्व बनता है। आप अगर गुरुजी आपके यहाँ बैठे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई को बिल्कुल ही एक स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा सोचे, जो पढ़े सोचे और उसको लिखे। और लिखने में प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग, ये कंपल्सरीली बच्चों को कराना चाहिए। ये सब अगर आप करते हुए चले जाओगे तो क्लास 12 जब तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद तुम्हें फिर आगे का हम गाइडलाइन दे देंगे। आपको क्लास 12 तक आप अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से फॉलो करिए। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है।